व्हाट डू यू थिंक इस साला इसका कास्ट क्या है? इसका एससी है। रिजर्वेशन जो कि अपने आप में ही एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिवाइड करता है लोगों को, प्रायोरिटी देता है कास्ट के बेसिस पे। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा आपको एससी एसटी वाले, दोज हु हैव कार, वो कार से आते हैं जाते हैं। एससी लोग जो बोलते हैं अपना को गरीब, वो एक्चुअल में अगर उनको देखा जाए ना, वो फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस पूरी स्टोरी को अगर हम एक बड़े पैमाने पे देखें, बड़े लेवल पे देखें, तो ये देश एक परिवार है और इस परिवार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो कैपेबल हैं, और एक ऐसे हैं जो नहीं। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। ये कुछ दलित समाज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं दलित समाज से जो पूजा करते हैं और आरती करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये जवाब उनके लिए है। एक्चुअली में जब रिजर्वेशन ऐड किया जा रहा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस बेसिस पे नहीं ऐड किया जा रहा था कि कौन फाइनेंशियली वीक है या कौन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ये देन है दोस्तों एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हर्बर्ट होप रिस्ले की। 1901 में ये इन महाशय की ही देन थी कि ये ऑर्डर है, कास्ट के इस तरह से डिवीजन होंगे, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये प्रायोरिटी में है, इसको रिस्पेक्ट मिलनी है, वो सारी की सारी चीजें। 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिंप्लीफाइड विद शशांक में। ये जो क्लिप्स आपने देखी थी, ये ग्लिम्स है इस वीडियो के पहले पार्ट की। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा हो तो ये रिक्वेस्ट है और ये सजेशन है मेरा कि आप जाके उस पार्ट को देखिए, सो दैट आपको एक कंप्लीट एनालिसिस पता चल पाए और इस जर्नी में आप कंटिन्यू कर पाए। उस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, सो दैट इजिली एक्सेसिबल हो आपके लिए। उस वीडियो को देख के बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी और उसके साथ साथ आप कंक्लूजन में भी पहुंच पाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सफर को आगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा उन्हें ये मालूम होगा कि पहले पार्ट में हमने रिजर्वेशन की नीड को समझा है। ये समझा है कि कितना जरूरी है रिजर्वेशन और किस हद तक जरूरी है उन लोगों के लिए जिनको सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि रिजर्वेशन कितना इफेक्टिव है, इसने क्या क्या चेंजेस लाए हैं सोसाइटी में, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन किन पैरामीटर को ध्यान में रख के करना चाहिए। सो दोस्तों रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन होता है सन 1933 में, जब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड प्रेजेंट करते हैं कम्युनल अवार्ड को, जहां पे सेपरेट इलेक्शंस की बात की जाती है कि जो सेपरेट ग्रुप्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए, यानी कि हिंदू के लिए अलग इलेक्शन हो, मुस्लिम्स के लिए अलग हो, दलित्स के लिए अलग हो और सिख्स के लिए अलग इलेक्शन हो। इसी दौरान थोड़ी टेंशन भी आ गई भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का भी यही मोटिव था और यही प्रपोजल था कि सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए दलित्स के लिए। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ये रीज़न देते हुए कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। अगर हर एक इंसान ये कह के सामने आ जाएगा कि हमारे रिलीजन को अलग रखो और हमारे लिए इलेक्शंस अलग हो, तो फिर किस तरह से बात बनेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को लेके गांधी जी ने काफी लंबे समय तक अनशन भी किया और फिर काफी नेगोशिएशंस के बाद गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट साइन हुआ, जहां पे ये डिसाइड किया गया कि इलेक्शन तो एक ही होगा, एक कॉमन होगा, लेकिन कुछ सीटें जरूर रिजर्व की जाएंगी दलित्स के लिए। और फिर 1950 में SC ST को रिजर्वेशन दिया गया और उसके बाद 1991 में OBC के लिए इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अब जिन लोगों को मंडल कमीशन के बारे में नहीं मालूम, मैं उन्हें बता देता हूँ कि मंडल कमीशन एक सेट ऑफ ग्रुप है या एक कमीशन है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी कास्ट या कौन सा रिलीजन ऐसा है या कौन सा वर्ग ऐसा बचा हुआ है जिसको रिजर्वेशन देना है, या उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना, लेना, सर्वे करना, ये सब काम होता है मंडल कमीशन का। तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। इस कमीशन में ना सिर्फ हिंदू बल्कि नॉन हिंदू ग्रुप्स को भी शामिल किया गया था, यानी कि सर्वे उन लोगों का भी किया जाना था जो नॉन हिंदू हैं, तो मुस्लिम हो या सिख हो, वो सारे के सारे इंक्लूड कर लिए गए थे उस 27% के रिजर्वेशन में जो प्रोवाइड किया गया था कि किसी भी कम्युनिटी से जो OBC के लोग होंगे उनको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट को इसके काफ़ी खामियाजे भी भुगतने पड़े, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी ये रिजर्वेशन लागू किया गया और ये आज तक चलता चला आ रहा है। इस दौरान ये भी फिक्स किया गया कि जो टोटल रिजर्वेशन होगा वो इंडिया की पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो कुल मिला के जो रिजर्वेशन था वो ST के लिए 7.5% था, SC के लिए 15% था और OBC के लिए 27% था। तो ओवरऑल 49.5% का रिजर्वेशन मिल गया था। लेकिन इसके बाद अभी रिसेंट में ही साल 2019 में EWS के लिए भी रिजर्वेशन लागू किया गया, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन लाया गया। और ये जो 10% का रिजर्वेशन लाया गया ये 50% की कैप को भी क्रॉस कर देता है। सो ओवरऑल 60% का रिजर्वेशन है इंडिया में हाल फिलहाल आज।
अब दोस्तों अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4) और 16(4) देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि हर स्टेट को ये राइट है कि वो अपने स्टेट में रिजर्वेशंस लागू कर सके, अलाउ कर सके उन कम्युनिटी के लिए जो उसके अकॉर्डिंग वीकर हैं या जो उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली वीक हैं। और यहाँ से दोस्तों एंट्री होती है रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स में। इसीलिए पार्टी कोई भी हो, कैसी भी हो, आइडियोलॉजी लीडर की कुछ भी हो, कहीं की भी हो, वो हमेशा दो लोगों की बात करता है, पहला फार्मर, दूसरा बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ये दोनों एक सेंसिटिव मुद्दा है अपने कंट्री में। तो हर रैली में हर जगह ये प्रॉमिस करते हैं लीडर्स कि अगर हम इस बार सत्ता पे आते हैं, पावर पे आते हैं, तो इस बार इस वर्ग के लिए या इन कास्ट के लिए ये रिजर्वेशन लागू करेंगे। और ये सारी चीजें कह के वोट ले लिए जाते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन लागू करना या ना करना तो डेफिनेटली इनके ही हाथों में। तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट बनता है इन राइट्स को यूज करके गवर्नमेंट को फॉर्म करने वाला, जहाँ पे ये अपोजिशन पार्टी जो होती है वो ये प्रॉमिस करती है कि अगर हम इस बार पावर में आते हैं तो रिजर्वेशन लागू करेंगे वहाँ की इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए। और होता यही है, इन सारे प्रोमिसेस के बाद वो पार्टी वहाँ पे इलेक्शन जीत जाती है और रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं वो। और इस तरह से सारे के सारे स्टेट जो हैं वो यही चीज, यही फॉर्मूला कॉपी करने लग जाते हैं इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। इसके रिजल्ट यही होता है दोस्तों कि इंडिया में ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे सारी की सारी पॉलिटिक्स पार्टी जो है वो कमेंट करने पे आ जाती है कि अगर हम होते तो ऐसा करते, या दलितों के साथ सही नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए डेवलपमेंट करने में। यहाँ पे सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो हाथरस का दे सकता हूँ, जहाँ पे इंसिडेंट जब हुआ था तो वो सारी की सारी चीज़ें जो 3 दिन या 4 दिन में सुलझाई जा सकती थी, उस चीज़ों को सुलझाने में 1 महीने से 1.5 महीने लग गए। हालांकि उन पुलिस वालों को जिन्होंने बिना पूछे फैमिली से उस डेड बॉडी को आग लगा दी थी, उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन स्टंटबाजी और बयानबाजी में कोई भी कहीं से भी कमी नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों किसी भी सोसाइटी में अगर चेंज लाना है या किसी भी सोसाइटी में कोई भी डेवलपमेंट चाहिए तो वो तभी हो सकता है जब आप हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दें, ये देखें कि हर एक इंडिविजुअल को उस पॉलिसी का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आपको भी जान के ये हैरानी होगी कि रिजर्वेशन उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है जिनके लिए ये बनाया गया था। और ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना खुद एक सर्वे का है। और ये सर्वे यूपी और दिल्ली में हुआ था जिसे सारी ने करवाया था, यानी कि सोशल एटीट्यूड रिसर्च फॉर इंडिया। इस सर्वे का एम था दोस्तों रिजर्वेशन की अवेयरनेस चेक करना, ये मालूम करना, ये पता करना कि कितने लोगों को रिजर्वेशन मालूम है और जिनको मालूम है तो उनको क्या क्या एडवांटेज मालूम है। और इस सर्वे का रिजर्वेशन दोस्तों काफी शॉकिंग था, क्योंकि दिल्ली में 52% लोग 1270 में से ऐसे थे जिन्होंने कभी आरक्षण सुना ही नहीं था। इसके अलावा 1473 लोगों में से 72% लोग यूपी में ऐसे थे जिन्होंने कभी भी रिजर्वेशन का नाम नहीं सुना था। ये सर्वे दोस्तों फोन में हुआ था और इसमें 18 साल से लेकर 65 साल के बीच के लोगों को रैंडमली कॉल करके बस पूछा गया था, डिस्कशन किया गया था रिजर्वेशन के बारे में। और किसी एक कास्ट और रिलीजन को टारगेट करके नहीं, बल्कि सारी की सारी कास्ट और रिलीजन को ये कॉल किया गया था और समझा गया था। अगर मेल फीमेल में देखा गया तो 38% लड़कियां थी, यानी कि 38% वुमेन थी दिल्ली में जिनको रिजर्वेशन मालूम नहीं था, और 16% यूपी में थी ऐसी जिनको रिजर्वेशन पहले जिन्होंने कभी सुना ही नहीं था। इसके अलावा 56% लड़के ऐसे थे दिल्ली में और 39% लड़के ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कभी भी रिजर्वेशन नहीं सुना। इसके बाद एक कैटेगरी और बनाई गई एजुकेशन की, यानी कि पहली कैटेगरी जो पढ़ाई लिखाई की है, जो एजुकेटेड है, जो 10th और 10th के बियॉन्ड भी पढ़ाई की है, और एक कैटेगरी बनाई गई जो 10th तक ही पढ़ाई की है। इसके रिजल्ट भी काफी अलग लेवल के थे, जहां 74% लड़कों ने दिल्ली में और 61% लड़कों ने यूपी में ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें रिजर्वेशन मालूम है। ये एजुकेटेड लोग थे जो 10th और 10th के बाद भी पढ़े थे, और जो वो लोग थे जो 10th तक पढ़े थे उनका अगर देखा जाए तो 29% लोग दिल्ली में और 20% लोग यूपी में ऐसे थे जो सिर्फ जानते थे कि रिजर्वेशन क्या होता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग दोस्तों तब लगा जब तीनों कैटेगरी का सर्वे किया गया, यानी कि ओबीसी, जनरल और दलित, इन तीनों लोगों का सर्वे किया गया और ये पाया गया कि 37% दलित ऐसे हैं दिल्ली में जो अवेयर हैं रिजर्वेशन से, और 19% दलित ऐसे हैं यूपी में जो अवेयर हैं रिजर्वेशन से। आप समझ सकते हैं ये मैन और वुमेन मिला के एक रेशियो है, एक परसेंटेज है, कितना कम अवेयरनेस फैली है लोगों के बीच। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर रिपोर्ट माने तो दलित का बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन रहा है। इवन कॉलेज में भी जो टीचिंग जॉब्स होती हैं वहां पे भी 256 यूनिवर्सिटीज, 11,000 कॉलेज, दलित और ट्राइबल सिर्फ 2% हैं पूरी टीचिंग पोजीशन का, जबकि 75,000 टीचिंग पोजीशन इन कम्युनिटीज के लिए वैकेंट पड़ी हुई है। अब यहाँ से बहुत पिक्चर क्लियर होती है और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में तकलीफ कहाँ है। एक्चुअली ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, ये जिनके लिए बनाया गया है, जिनके लिए दिया गया है, उन तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है। और इस कारण से ना वो सोसाइटी डेवलप कर पा रही है और ना वो लोग डेवलप कर पा रहे हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जो फाइट करते रह जाते हैं सीट्स के लिए।
मैं बात कर रहा हूँ उन जनरल लोगों के लिए। ये अपने आप में एक स्कैम है, एक ऑब्स्टिकल है और एक सीरियस इशू है दोस्तों। हम सोच तो रहे हैं कि रिजर्वेशन दे दिया, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में असली काम अभी ही करना है। अभी ही लोगों को बताना है कि एक ऐसी फैसिलिटी भी है, एक ऐसी चीज़ भी है जिसके ज़रिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। अभी भी अवेयर कराना बाकी है लोगों को, अभी भी लोगों को बताना बाकी है कि आपका एक राइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अब एक्शन नहीं लिया दोस्तों तो ये जो ट्रैप है रिजर्वेशन का, इसमें हम फंसते चले जाएंगे और बहुत बड़ा गैप बनता जाएगा कुछ सोसाइटीज़ के बीच। रिजर्वेशन के नाम पे बार बार वोट मांगना, रिजर्वेशन के नाम पे 70 साल से देश चलाना, ये किस तरह की चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही, जिनका कोई रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि पॉलिसी काम की नहीं है, पॉलिसी काम की है। इसी कारण से जो देश में शहर हैं वहाँ पे डेवलपमेंट दिखता है। डेवलपमेंट इन द सेंस सोसाइटी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, सोसाइटी के बीच में जो मेल जोल है वो ठीक ठाक है, लेकिन गाँव में इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से तो अवेयरनेस का ही है। ये ठीक उसी तरह है कि कोविड-19 आया, वैक्सीन बनाई और वैक्सीन उन लोगों को तो मिली ही नहीं जिनको बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी वैक्सीन की। ये उन पर वेस्ट हो रही है जिनको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों खराब इम्प्लीमेंटेशन के कारण ज़रूरी है इस पॉलिसी को दोबारा बनाना, मॉडिफाई करना और उसके बाद फिर से इसको रिवाइज करना, क्योंकि चेंजेस आ तो रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं। इसके कारण जो लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं वो लोग भी अपनी कंट्री छोड़ के बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं और जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो अपने कंट्री में कहीं ना कहीं एक सीट के लिए फाइट करता है, उस चीज़ के लिए जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। सो अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो ओवरऑल ये एक अभिशाप ही है जो वरदान हो सकता था। तो फाइनली इन डेटा से आप सबको भी क्लियर हो गया होगा कि रिजर्वेशन पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा वहां से कि ज़रूरी तो है, क्योंकि इसका जो मेन एम है वो अभी 50% तक भी अचीव नहीं हुआ है, 50% तक भी पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे रिपोर्ट्स में हमें यहाँ तक ये भी पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ 2% ही वैकेंसी भरती है टीचर्स की सरकारी कॉलेजेस में। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों कि पॉलिसी तो सही है, ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जनरल कास्ट है, जो अनरिजर्व कास्ट है, वो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भुगत रही है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाने के लिए ही किया गया है ये, लेकिन इसका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आ नहीं रहा। तो कुछ चेंजेस लाने चाहिए दोस्तों, सो दैट सभी को इसका एडवांटेज मिल सके। और मेरी राय में कुछ 4 चेंजेस ऐसे हैं जो अगर आ जाएं तो ये बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है जिस पे अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, वो है अवेयरनेस। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के बीच ये बताने के लिए कि रिजर्वेशन नाम की चीज़ है जिसके यूज से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अचीव किया जा सकता है। हर एक इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन उसका राइट है, उसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करके अपनी स्थिति फाइनेंशियली या सोशली इम्प्रूव करनी है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करवाना चाहिए जिससे लोग अवेयर हो सकें। अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, सोसाइटी में भी पब्लिकली कुछ एड कैंपेन चलाने चाहिए, कुछ ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जहाँ पे रिजर्वेशन की अवेयरनेस को लेके बात की जाए। ये रिजर्वेशन नाम की चीज़ दोस्तों बहुत प्यारी है उसके लिए जो कुछ भी नहीं है सोसाइटी में। अगर उसे ये पता चलता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इतना एफर्ट मारने पे इतना कुछ मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ अचीव करे इस राइट का यूज़ करके। दूसरा जो मेजर स्टेप है दोस्तों वो स्कूल और कॉलेजेस का ही है, उनको वही टारगेट करना चाहिए। वहाँ पे इंटीग्रिटी बढ़ानी चाहिए लोगों में, जो बच्चे हैं डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के, उनके बीच में ये इंटीग्रिटी बढ़ानी चाहिए। एक्टिविटीज़ ऐसी करवानी चाहिए जिससे ये पता चल सके उनको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल को यूज़ करके कि बिना एक दूसरे के हेल्प के एक सोसाइटी रन नहीं हो सकती। जितनी अहमियत इस दुनिया में डॉक्टर की है उतनी ही अहमियत स्वीपर की भी है, उतनी ही अहमियत हर एक छोटे छोटे काम की है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इसका फादर स्वीपर है या जिसका फादर डॉक्टर है वो आगे चल के स्वीपर या डॉक्टर ही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस कास्ट से आप जाने जाते हैं, जिस कर्म से आप जाने जाते थे, वो कर्म यानी कि वो ड्यूटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी या कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें बच्चों को बतानी होगी क्योंकि आने वाला फ्यूचर वही है। इन सब के साथ इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑल दो कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे स्कीम्स ऐसी हैं जहां पे इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी एफर्ट जो है वो थोड़े कम हैं, इनको और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। ऑल दो ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। तीसरा स्टेप दोस्तों जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम का। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर बात की जाए तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये भी एक। यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने चाहिए। सबसे पहला चेंजेस जो होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए कि जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं।
अगर सीट्स बढ़ा दी जाए तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एग्जाम के लिए 10 लाख लोग बैठ रहे हैं और उसकी सीट सिर्फ और सिर्फ 1000 है, तो यहाँ पे 500 सीट्स जो है वो एलोकेटेड हैं रिजर्वेशन में उन कास्ट के लिए, और 500 सीट्स जो हैं वो जनरल हैं। यहाँ पे कंपटीशन जो जनरल वालों के लिए अगर देखा जाए तो 500 सीट का ही है, मगर अगर सीट बढ़ा दी जाए 1000 की जगह सीट 10,000 कर दी जाए तो 5-5 हजार का कंपटीशन रहेगा। इससे कहीं ना कहीं जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, जो सेक्शंस हैं, उन्हें भी एक एडवांटेज होगा इन चीज़ों का। मेरे हिसाब से इससे भी एक बेहतर ऑप्शन तो ये होगा कि कोई भी रिजर्वेशन ना हो किसी के लिए, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि स्पेशल टीचर अपॉइंट करने चाहिए ओबीसीज के लिए या SC/ST के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए, कि जो टीचर सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाएगा, जो फ्री हो ऑफ कॉस्ट हो, वहाँ पे वो स्पेशल टीचर उनको पढ़ाए, ध्यान रखे, उनके स्किल को डेवलप करे, तो दैट जब वो अपने स्किल को यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार करें या क्वालिफाई करें तो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने की और अच्छे से अच्छा टीचर अपॉइंट करने की। अब इससे एक एडवांटेज ये भी होगा कि जो लोग इवन अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद भी कई बार मॉकिंग के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी कम होंगी। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा एक केस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था वहाँ पे कि IIT के कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए थे जस्ट बिकॉज उनको चिढ़ाया जा रहा था, उनको हरास किया जा रहा था कि तुम रिजर्वेशन कैटेगरी और कोटा से आए हुए हो। तो इन सब चीजों से भी एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ही बिल्डअप होगा। चौथा और आखिरी चेंज है दोस्तों, उस फैमिली के लिए रिजर्वेशन हटा देना जो फैमिली स्टेबल हो, जिसका फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस अच्छा हो चुका हो। इसके दो एडवांटेज होंगे दोस्तों। पहला तो ये होगा कि कंपटीशन फेयर होगा। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी बिल्डअप हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, वो वहां से हटेंगे तो जो सीट्स होंगी वो बाकी लोगों को मिलेंगी और बाकी लोग यहाँ आके उसका एडवांटेज उठाएंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे जो हमने सोचा था, जो है राइट टू इक्वालिटी फॉर एवरीवन। बिकॉज अभी ऐसा नहीं है, अभी एक क्रीमी लेयर बनती चली जा रही है। जिनको रिजर्वेशन मिला है, अगर वो स्टेबल है, अगर उनका सोशल स्टेटस भी बन चुका है, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, तो उनकी पीढ़ी को भी रिजर्वेशन मिलता है और ये चीज चलती चली जाती है। सो एक लेयर वो बन गई है, और इन सब के चक्कर में वहां तक रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं पा रहा है जो डिजर्व करते हैं, जो वाकई में एलिजिबल हैं इन चीजों के लिए। सो यहाँ पे खुद ही एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, एक क्रीमी लेयर बन रही है। एक ऐसे लोग जो स्ट्रांग है और एक ऐसे लोग जो वीक हैं। स्ट्रांग स्ट्रांगर होता जा रहा है, वीक वीकर और वीकेस्ट बनता चला जा रहा है। इस सिचुएशन में इंप्रूवमेंट तो कहीं भी नहीं हो रहा है, बस रिजर्वेशन का यूज लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट करती चली आ रही है पिछले 70 सालों से। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 70 साल 140 साल में कन्वर्ट होंगे, फिर 280 साल में कन्वर्ट होंगे। रिजर्वेशन जिंदगी भर दे लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक उसका एडवांटेज उस इंसान को नहीं मिलेगा जो वाकई में एलिजिबल है उसके लिए। अगर कुछ अच्छा करना है या कुछ अचीव करना है तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये सोसाइटी में चेंज जरूरी है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सो चेंज इज कांस्टेंट। अगर चेंजेस आते हैं तो चीजें बदलेंगी, सुधरेंगी, और जो हमें अचीव करना है वो अचीव भी होगा। अदरवाइज दोस्तों ये चर्चा चलती चली जाएगी, इसका कोई एंड नहीं होगा और ये हमेशा नेवर एंडिंग डिस्कशन चलता चला जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर कीजिए सो दैट ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके और उस इंसान के पास पहुंच सके जो एक्शन ले सके इन चीजों में। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिले कि अहमियत और रिक्वायरमेंट क्या है रिजर्वेशन की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसे कंटेंट पे और भी ज्यादा वर्क करने के लिए।